वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th। बेटा हमने कल लेसन 3 के बहुत सारे टॉपिक्स जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे थे उसी के अंदर हमने 2 टॉपिक कल डिस्कस किए थे। आज एक नया टॉपिक पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। ऐसा था कि जब वर्ल्ड वार हुई उसके बाद जितने भी डिस्ट्रक्शंस हुए कंट्री के अंदर, डिमोलिशंस हुए कंट्री के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गया हो, फाइनेंशियली बैकवर्ड हो गया हो, पॉलिटिकली हो गया हो या सोशली बैकवर्ड कोई कंट्री हो गया हो, उस कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और कंट्री को जब रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो उस वार के बाद यानी पोस्ट वार की कंडीशन में हमें इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हुई। और फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास 3 ही इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते थे पोस्ट वॉर के बाद। एक वो इंस्टीट्यूशन जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, एक वो इंस्टीट्यूशन जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, क्या कहना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है। और तीसरा एक इंस्टीट्यूशन और है जिसका नाम यहां पर शो किया गया, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन तीनों में पोस्ट वार में सबसे ज्यादा जो हेल्प की है वो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन ने की है एज कंपैरिजन ऑफ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। तो हम यहाँ पर पोस्ट वार के बाद जो सेटलमेंट हुआ और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट जो हैम्पशायर लंदन के अंदर है उसने फाइनेंशियली जो है सपोर्ट की। और यहाँ पर हम आज वो 2 पॉइंट ऐसे डिस्कस किए करेंगे कि जिसके अंदर हमारे पास पोस्ट वॉर सेटलमेंट को बताया जाएगा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन नीडेड मास कंजम्पशन। देखिएगा, किसी भी कंट्री का ग्रोथेबल होना, किसी भी कंट्री का डेवलप्ड होना, अंडर डेवलप्ड होना और उसकी इकोनॉमी से रिलेट करना जो है वो किस पर डिपेंड करता है, इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करता है। जिस कंट्री के अंदर वहां की इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्रोथेबल होंगी, समझ लीजिए वो कंट्री इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली तीनों तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट वॉर के बाद हमारा हर वो कंट्री जिसने दोनों पावर्स का सपोर्ट किया वो वार के बाद जो है वो इकोनॉमिकली डिस्ट्रक्ट हो गया। और उसी इकोनॉमिकली डिस्ट्रक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि इंडस्ट्रीज को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। उसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ी और वो फाइनेंस जो था वो हमें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड कराया। उसने कहा है कि विच नीडेड हाई एंड स्टेबल इनकम, इट रिक्वायर स्टडी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है इस तरीके से कि जब इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होगा तो हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अराइज हो रही है, एक्सप्लोजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वो रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स यू कैन से दैट इन द अदर वर्ड्स द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बी रेज्ड एज कंपेरिजन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। उसके बाद यहां पर उसने कहा है
कि हमारी इनकम जब हमारे होने लगेगी, रेगुलर इनकम जब होने लगेगी, तो हमारी इनकम जो है वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारी वर्किंग फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद उसने कहा है द टारगेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड बी अचीव्ड ओनली इफ गवर्नमेंट हैड द पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। अब इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने का कोई सिंगल एम नहीं है कि भाई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर दी गई तो एम्प्लॉयमेंट रेज हो जाएगा। ये कोई ऑथेंटिक या कंप्लीट जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के पीछे जो है बहुत सारे ऐसे कॉज हैं जिससे हमारा कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, डेवलप होता है। तो जहां तक ये बात है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसी के साथ साथ इंडस्ट्री का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात को भी अचीव करता है कि फ्लो ऑफ गुड्स, यानी कि जो हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर एक रिदम, एक रेगुलरिटी आ जाती है इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करके। और क्या कहना चाहिए आपका, फाइनेंस को की अवेलेबिलिटी होने के बाद, और उसके बाद कैपिटल के अंदर भी फ्लो आ जाता है और लेबर के अंदर भी फ्लो आ जाता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा इंटरनल सोर्स है जो आपके इंडस्ट्री को स्मूथ रन करने के लिए हेल्पफुल है। और इस इंडस्ट्री जब स्मूथ रन करेगी तभी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अराइज होगी, तभी प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की कंडीशन अराइज होगी, तभी फ्लो ऑफ गुड्स होगा, तभी कैपिटल इंक्रीज होगी, तभी प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और तभी आप लेबर की रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज करेंगे। तो उससे ये होगा कि जब ये चीजें जो है इंक्रीज हो जाएंगी तो समझ लीजिए जितने डिपार्टमेंट उसका क्या इंडस्ट्री के अंदर हैं वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट एक्सटेंड हो जाते हैं और गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है तो समझ लीजिए वो इंडस्ट्री वो जो है वो भी एक्सटेंड होने लगती है, और उसका होने वाला प्रॉफिट से जो है वो कंट्री को इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी मिलने लगती है। तो यहाँ पर हमने पोस्ट वॉर सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रिटेन इंस्टीट्यूट जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हैम्पशायर के अंदर, जो लंदन के अंदर आपका सिचुएटेड है, उसने हमें इंडस्ट्रियल स्ट्रांगनेस प्रोवाइड की। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करने के साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया, और उसके साथ साथ हमारे गुड्स का फ्लो बना, कैपिटल बनी, और उसके साथ साथ लेबर भी इंक्रीज हुई। अब हम इसके बाद जो दो मैंने आपको इंस्टीट्यूशन और बताए हैं जिससे बहुत बड़ा रोल प्ले होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के अंदर, इसके ब्रिटेन वुड के बाद उनका नाम मैंने आपके सामने पहले बताया कि वो वर्ल्ड बैंक और IMF हैं। अब हम इसके बाद जो इसका लास्ट टॉपिक है लेसन का, वो आपका क्या है कि कंट्रीब्यूशन बाय द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, वो करें। बेटे उसके बाद टॉपिक स्टार्ट होता है आपका लास्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। मैंने आपसे बताया था कि ब्रिटेन वुड क्या कहना चाहिए आपकी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड हुआ कि जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस अवेलेबल होगा वो आपके IMF और वर्ल्ड बैंक, दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनसे वो फाइनेंस अवेलेबल कराया जाएगा उन कंट्रीज के लिए जो इकोनॉमिकली क्या हो गए हैं, वीक हो गए हैं। तो यहाँ पर द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द IMF टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। इसका मतलब है कि उस टाइम जिन टू पावर्स के बिटवीन वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, जिसे हम एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स के नाम से जानते हैं। एक्सिस पावर्स वो जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री का कॉम्बिनेशन था, और एलाइड पावर्स वो जो आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का कॉम्बिनेशन था। इन दो पावर्स के बीच जब वॉर हुई
उसके सपोर्ट में ऐसे ही डेवलप कंट्री जो थे वो एलाइड एक्सिस पावर्स के सपोर्ट में आ गए, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज थे वो एलाइड पावर्स के सपोर्ट में आते चले गए, और वर्ल्ड वार जो है वो हो गई। और उसके बाद वर्ल्ड वार होने के बाद जब एनालाइज किया गया तो जितने कंट्री उस दोनों पावर के सपोर्ट में आए थे वो सब क्या हो गए, डिमोलिश हो गए, डेस्ट्रक्ट हो गए। तो वहां पर जब डिस्ट्रक्शन हुआ तो वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल डेफिसिट में पहुंच गई, और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो मेंबर कंट्रीज का, ये बहुत जरूरी बात समझिएगा इसके अंदर, कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वो ओनली उन मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं जो उनके मेंबर्स हैं। अगर कोई कंट्री आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उनको इकोनॉमिकली कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पर इसलिए बताया गया कि आईएमएफ जो है उसको डील करने के लिए कहा गया कि तुम वहां के एक सरप्लस के अंदर डील करोगे और उसके डेफिसिट के अंदर भी डील करोगे। अगर पोस्ट वार के दौरान कोई कमी हो गई है नेशंस के अंदर, उसकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के अंदर, उसकी सोशल स्टेबिलिटी के अंदर, तो आप उसको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ आईएमएफ ने एक सिस्टम जो है वो अप्लाइड कराया। क्या सिस्टम कराया कि जो नेशनल करेंसी थी, मॉनेटरी सिस्टम जो बताया गया कि पहले हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम था, उसके बाद मॉनेटरी सिस्टम आ गया था। तो जो भी हम गुड्स का एक्सचेंज करते थे, अब वो गुड्स एक्सचेंज जो है वो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है कि आप मनी दीजिए या लीजिए और गुड्स दीजिए या लीजिए। पहले जो था वो बार्टर सिस्टम था, गुड्स के इन प्लेस में गुड्स का ही कंजम्पशन था। तो यहाँ पर जो इंटरलिंकिंग पार्ट आया है वो मॉनेटरी फंड के बेस पर आया है, और यहाँ पे कहा गया कि द आईएमएफ सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशन currencies and the monetary system. Under this system the national currencies followed the fixed exchange rate and the fixed to the dollar. अब जो है एक्सचेंज रेट, अब आईएमएफ जो है जब पेमेंट करता है या पेमेंट को रिसीव करता है या हेल्प कर रहा है समझो पेमेंट देने के बाद, तो वो दो चीजों के अंदर कर रहा है कि करेंसी का एक्सचेंज रेट के साथ उसका फिक्सेशन है या फिर उसका डॉलर जो करेंसी है क्या कहना जी उसके साथ उसकी वैल्यूएशन जो है वो की जाएगी, और उसके साथ उसका जो है इंटरलिंकिंग है। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक का नाम आता है, और वर्ल्ड बैंक जो है ये तो दो चीजें मैंने आपको बताई किसके बारे में थी, आईएमएफ के बारे में थी। और एक चीज जो मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता रहा हूँ, तो वर्ल्ड बैंक वाज सेट अप टू द फाइनेंस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। जब आईएमएफ ये डिसाइड कर देता है कि हाँ ये हमारा मेंबर ऑफ नेशन है, ये हमारा मेंबर है, हमें पोस्ट वार के बाद जो है ये इकोनॉमिकली डिस्ट्रक्ट हो गया, हमें इसकी हेल्प करनी है, तब वर्ल्ड बैंक जो है वो उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, उसे रिकंस्ट्रक्शन के लिए मनी प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिगार्डिंग द पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन बहुत ये चीज मस्ट है, इट इज मस्ट दैट द कंट्री विच इज इकोनॉमिकली अनस्टेबल एट द टाइम ऑफ इन्वॉल्विंग द वार, दैट कंट्री मस्ट बी ए मेंबर ऑफ IMF as well as the World Bank.